हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्थान ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी। आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक, एक ऐसे चैप्टर को लेकर हाजिर हुआ हूं जो 12th क्लास के साइंस बोर्ड के साथ साथ सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये टॉपिक मानव जीवन की दैनिक उपयोगिता से जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक की आवश्यकता समस्त खेती बाड़ी करने वाले कृषि विभाग के लोगों को भी रहती है। अर्थात ये टॉपिक आप सबके जीवन में अत्यंत उपयोगी है। अर्थात इस टॉपिक को आप YouTube पर सुनने के लिए सबसे पहले आप अपने उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद इस चैनल पर जो आपको वीडियो मिल रहा है YouTube पर, साथ ही साथ ये वीडियो हमारा मिशन 12th बोर्ड मिशन के अंदर भी आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, बोर्ड क्लास के जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के लिए ये जो है वो आपकी बुक्स का 9वां चैप्टर है। आपकी बुक्स का 9वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। अर्थात मानव की बढ़ती आवश्यकता, मानव की बढ़ती आवश्यकता के अंतर्गत यूं कह सकते हैं कि जैसे जैसे राष्ट्र या देश या राज्य या स्टेट की जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी खाद्य आवश्यकताओं की आपूर्ति की आवश्यकता भी बढ़ रही है। अर्थात खाद्य आवश्यकताएं जो है उनकी आपूर्ति करने के लिए आपको खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कुछ कार्य नीतियां अपनानी पड़ेंगी। अर्थात मानव की बढ़ती जनसंख्या में खाद्य उत्पादकों की या खाद्य उत्पादों की आवश्यकता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उन बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए मानव जीवन में क्या क्या प्रयास किए जाएंगे, क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे, उन सभी तरीकों को अपन सम्मिलित रूप में खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति कहते हैं। अर्थात ये जो 12th क्लास की बोर्ड का चैप्टर है, ये 12वीं क्लास में 3 नंबर का चैप्टर है जिसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न है वो डेढ़ अंक का होगा। 1.5 नंबर का जो पहला प्रश्न होगा वो ज्ञान से संबंधित होगा और अगला 1.5 नंबर का जो प्रश्न होगा वो ज्ञानोपयोग की संबंधित होगा। अर्थात पहला जो ज्ञान का प्रश्न है उसमें आपसे सीधा प्रश्न, रटा रटाया प्रश्न पूछा जाएगा कि ईसरडेल नस्ल की उत्पत्ति कौन सी नस्लों से की जाती, भेड़ की ईसरडेल नस्ल की उत्पत्ति कौन सी नस्लों के संगम या क्रॉस के द्वारा की जाती है। ऐसा ही जो आपके दिमाग में पहले से या कोई परिभाषा से संबंधित पूछ लिया गया या आपके प्रत्यास्मरण के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न है आपके 1.5 नंबर का जो सामान्य ज्ञान से संबंधित आएगा और अगला प्रश्न है आपका ज्ञानोपयोग का। मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों कि आप जुड़े हैं मिशन मेरिट के बैच से। अर्थात हमारा पहला लक्ष्य है इस वीडियो में, हमारा पहला लक्ष्य है कि इस चैप्टर में से आने वाले 3 नंबर के जो प्रश्न हैं वो कौन से, कहां से, कैसे और किस शब्दों में, किस रूप में पूछे जाएंगे, उसको ये वीडियो कंप्लीटली क्लियर करने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक का सामान्य परिचय कर दूं। आपको बता दिया 3 नंबर का चैप्टर है, 1.5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1.5 नंबर का ज्ञान से होगा और एक 1.5 नंबर का प्रश्न ज्ञानोपयोग से रहेगा। अब इसका सामान्य परिचय की बात करूं, जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो मैं कहूं कि भारत देश की बात करें अपन, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि देश की जनसंख्या है वो दिनों दिन बढ़ रही है। तो इस बढ़ती जनसंख्या में खाद्य आवश्यकताओं की मांग या खाद्य पदार्थों की जो मांग है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो खाद्य पदार्थों की मांग दिनों दिन बढ़ रही है तो उनकी आपूर्ति के लिए, अर्थात उसकी पूर्ति के लिए आपको कोई विशेष प्रकार की कार्यनीति अपनानी होगी जिसमें आप उन्नत नस्ल के खाद्य पदार्थों को उत्पन्न कर सकें। उन खाद्य उत्पादनों में आप कह रहे हैं कि पशुपालन आपका मुख्य अहम है। उसके बाद पशुपालन के अंदर अपन किस किस चीजों को पढ़ते हैं ये आगे की बात है। उसके बाद खाद्य उत्पादन की कार्यनीति में सबसे पहला है एनिमल हस्बेंड्री, जिसको आप हिंदी में पशुपालन कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। अब पशुपालन क्या है, पशुपालन में क्या क्या देखा जाता है, तो पशुपालन का मतलब आपकी खाद्य आपूर्ति यानी घी, दूध, दही, साथ ही साथ चमड़ा, ऊन, रेशम, यानी सभी प्रकार के पशुओं का पालन, उनसे प्राप्त होने वाले कैल्शियम की आपूर्ति के साथ साथ पशुपालन के साथ साथ मत्स्य पालन, मत्स्य पालन के साथ रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, अर्थात अंडे उत्पन्न करने वाले अंडे उत्पन्न करने वाले पक्षियों की लालन पालन, साथ ही साथ
आपकी मछलियां, जो भी फिशरीज आती है, अर्थात कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुपालन के साथ साथ सभी प्रकार के खाद्य उत्पादनों में वृद्धि के लिए जो मानव उपयोगी कार्य नीतियां अपनाई जाती है वो सम्मिलित रूप में एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन कहलाती है। अगला खाद्य आपूर्ति की कार्य नीति में जो आपका पॉइंट होगा वो होगा प्लांट ब्रीडिंग अर्थात पादप प्रजनन। पादप प्रजनन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पादप प्रजनन अर्थात पादपों में विशेष प्रकार की प्रजनन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा उन्नत नस्ल की पादप किस्मों को प्राप्त कर, कीट प्रतिरोधी पादप किस्मों को प्राप्त कर, साथ ही साथ विशेष प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर पादप किस्मों को प्राप्त करके आप खाद्य उत्पादन में वृद्धि करते हुए मानव की आवश्यकताओं की आपूर्ति किस रूप में कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों को आप प्लांट ब्रीडिंग में अर्थात पादप प्रजनन में पढ़ेंगे। पादपों में प्रजनन की ऐसी क्या क्या तकनीकी अपनी जाए अर्थात अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में, अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी में पुनर्योगज डीएनए के द्वारा आप विशिष्ट प्रकार के कीट प्रतिरोधी पादप या अनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीकी द्वारा आप ऐसे पादपों को उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें कई मानव उपयोगी प्रोटीन, मानव उपयोगी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति प्रचुर मात्रा में रहे और मानव उपयोग में खाद्य आवश्यकताओं की आपूर्ति आसानी से हो सके। अगला जो इस चैप्टर का टॉपिक रहेगा वो है सिंगल सेल प्रोटीन, हिंदी में कहते हैं एक कोशिकीय प्रोटीन। नाम से स्पष्ट है, एक कोशिकीय प्रोटीन नाम से स्पष्ट है कि कुछ ऐसे एक कोशिकीय जीव होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहती है। अर्थात आप यदि गाय की बात करें, एक गाय पशुपालन की बात करें तो गाय का वेट जैसे मैं कहूं कि लगभग 250-300 किलो एक गाय का वेट रहता है और वो गाय पूरे दिन में यदि 15-20 लीटर दूध देगी तब जाकर के उस दूध में आपके 250 से 300 ग्राम तक प्रोटीन रहेगी और यही प्रोटीन एक 250 ग्राम का पादप स्पाइरुलिना जो पादप है वो एक दिन में कई क्विंटल या कई टन तक प्रोटीन की उत्पत्ति कर सकता है। तो ऐसे एक कोशिकीय जीवों का उत्पादन कर प्रोटीन की आपूर्ति हेतु इन बड़े जीवों या मछलियों पर या यूं कहें कि एग अंडों पर या पशुओं पर निर्भर न रह करके प्रोटीन की आपूर्ति हेतु ऐसे कार्यनीति या ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिसमें एक कोशिकीय सरल जीवों को प्रोटीन की आपूर्ति हेतु काम में लिया जा सके। इसके बाद अगला जो तकनीकी है जिसके द्वारा आप खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति अपना सकते हैं वो तकनीकी आपकी टिश्यू कल्चर अर्थात उत्तक संवर्धन, हिंदी में कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उत्तक संवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस उत्तक संवर्धन टेक्निक के अंदर विशेष प्रकार के उत्तकों, विशेष प्रकार के पादप उत्तकों को एक्सप्लांट या कृंतक के रूप में उपयोग लेते हुए संवर्धन माध्यम में संवर्धित कर प्रयोगशाला के अंदर उन्नत लक्षणों वाले, उन्नत किस्म वाले, उन्नत उत्पादकता वाले, उन्नत रोग प्रतिरोधकता वाले पादप किस्मों को प्राप्त किया जाता है जो विशेष प्रकार के संक्रमण रोधी पादप होते हैं। अर्थात इन पादपों को प्राकृतिक माध्यम कृत्रिम माध्यम में ऐसा कृत्रिम माध्यम तैयार किया जाता है जिसमें पादप प्रजनन तकनीकी के द्वारा पादपों के कोशिका द्रव्य को संयोजित कर एक ऐसे नए पादपों को सोमोक्लास्ट पादप या सोमिनल प्लांट उत्पन्न किए जाते हैं जो उन्नत खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के अंतर्गत आता है। अर्थात इस खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति के अंतर्गत आपको ये 4 पॉइंट विस्तार रूप से पढ़ने होंगे और इन चारों पॉइंट में सबसे पहला आपका पॉइंट है और वो पॉइंट है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले मैं इसकी सामान्य परिभाषा की बात करूं, डेफिनेशन एनिमल हस्बेंड्री क्या है तो मैं कहूं मानव में खाद्य आपूर्ति या खाद्य आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु, मनुष्य में खाद्य आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु विभिन्न उन्नत नस्ल के पशुओं को उन्नत तकनीकी, स्वास्थ्य और शुद्धता को अपनाते हुए खाद्य उत्पादन में बढ़ाना पशुपालन कहलाता है। अब उन्नत नस्ल के पशुओं के साथ साथ मैं यूं कहूं कि इस पशुपालन में केवल पशुओं का अध्ययन ही नहीं आता मित्रों, पशुपालन के अंदर मुर्गी पालन यानी कुक्कुट पालन भी पशुपालन के अंतर्गत आता है जिसमें उन्नत नस्ल की मुर्गियों का पालन कर अंडे और मांस
उत्पादन में बढ़ावा देते हुए मनुष्य की खाद्य आवश्यकताओं की आपूर्ति को आसानी से पूरा किया जा सके। इस कुक्कुट पालन के साथ साथ जितने भी जलीय जीव होते हैं अर्थात मछलियां, एक्वाकल्चर कहते हैं, जिसमें लवणीय और अलवणीय जल की मछलियों को उन्नत एक्वेरियम यानी उन्नत तालाब और शुद्ध जल में और लवणीय और अलवणीय जल में उन्नत फसल क्रॉपिंग के द्वारा उत्पन्न करते हुए पाल करके मांस, अंडे और ऑयल, फिशिस ऑयल जो होते हैं उसकी आपूर्ति मनुष्य के जीवन में की जाती है। इस मत्स्य और कुक्कुट पालन के साथ साथ इसमें मधुमक्खी पालन या जिसको आप एपीकल्चर कहते हैं वो भी शामिल है, जिसमें उन्नत तकनीकियों की सहायता से उन्नत नस्ल की या उन्नत किस्म की मधुमक्खियों का पालन कर शहद और मोम प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ इसी पशुपालन के अंदर रेशम कीट पालन को भी शामिल किया गया है, जिसमें एकार्डिया लाका नामक रेशम कीट का पालन किया जाता है। अर्थात पशुपालन के अंदर पशुओं का पालन भी होता है, साथ ही साथ कुक्कुट पालन भी होता है, साथ ही साथ एक्वा जिसमें मत्स्य पालन को शामिल किया गया है। अब पशुपालन में मुर्गी पालन भी है, मत्स्य पालन भी है, मधुमक्खी पालन भी है, रेशम कीट पालन भी है और लाख के कीट का पालन भी है। अर्थात इन सभी प्रकार के जो भी पालतू जंतु है जिसको आप पालन पोषण के द्वारा पाल करके मानव की खाद्य आवश्यकताओं की आपूर्ति को आसानी से पूरा कर सके, उन सभी का पालन किसके अंतर्गत आता है? पशुपालन के अंतर्गत आता है। अब पशुपालन का उद्देश्य क्या है? अब पशुपालन आप क्यों करते हैं? तो पशुपालन का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य की खाद्य आवश्यकताओं या खाद्य आपूर्ति को पूरा किया जा सके। पशुपालन क्यों करते हैं? अर्थात पशुओं का लालन पालन क्यों होता है? पशुपालन में आप जितने भी डेयरी प्रबंधन, डेयरी उत्पाद जितने भी बनते हैं, उन डेयरी उत्पादों के साथ साथ में चमड़ा, ऊन, रेशम, चमड़ा, ऊन, रेशम, अंडे, मांस, मत्स्य का मांस और मोम, शहद, लाख और रेशम, इन सब का पालन भी किस में करते हैं? मत्स्य पालन में करते हैं। अब इनके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर झींगा जो ऑर्थोपोडा संघ का जीव है और क्रेब, केकड़ा और मोलस्का संघ के जो जंतु है, जैसे मैं कहूं सीपी पालन, ऑयस्टर यानी मोती प्राप्त करने के लिए सीपियों का जो लालन पोषण होता है वो भी इसी में आता है। झींगा पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, रेशम पालन, मधुमक्खी पालन और केकड़ा पालन और सीपियों का पालन, ये सारा पालन अर्थात जलीय और स्थलीय और वायुवीय तीनों प्रकार, जल, थल और नभ तीनों आवासों में रहने वाले वे समस्त जीव जिनके उत्पद या जिनसे उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक पदार्थ या उनके जीविक शरीर से उत्पन्न होने वाले कृत्रिम पदार्थों को आप मानव जीवन में उपयोग में लेते हुए मानव की खाद्य आपूर्तियों को पूरा करते हैं, वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? पशुपालन के अंतर्गत आते हैं। और इन सब का पालना ही पशुपालन कहलाता है। इसका उद्देश्य है केवल और केवल मनुष्य की खाद्य आवश्यकताओं जैसे दूध है, दही है, पनीर है, यानी सारे डेयरी उत्पाद, घी है, मक्खन है, क्रीम है, ये डेयरी उत्पादों के साथ साथ अंडे है, मांस है, ऊन है, रेशम है, मोम है, शहद है, लाख है, मोती है, इन सब की प्राप्ति ही, इन सब का प्राप्त करने का उद्देश्य ही इन पशुपालन का उद्देश्य है। तो उद्देश्य वाली जो बात है वो आपके समझ में आ जाती है। अब अगली बात ये आती है कि आपको अच्छा पशुपालन करना है या पशुपालन के द्वारा आपको उन्नत किस्म उत्पन्न करनी है या यूं कहें कि अच्छी उत्पादकता प्राप्त करनी है, तब आप क्या करेंगे? उन्नत नस्ल के जीवों का, अब ये जीव कौन कौन से, अभी पशुपालन में जो शामिल हो रहे थे वो सभी जीव, उन्नत नस्ल के जीवों को आप पालेंगे। अब नस्ल होती क्या है? तो मैं कहूं कि एक ही वंश के वे सभी जंतु, एक ही वंश के वे सभी जंतु जिनकी बाह्य आकारिकी, कार्य की, जनन के तरीके और परस्पर अंतःजनन
करने की क्षमता रखते हो, एक ही नस्ल के जीव कहलाते हैं। अब उनमें कुछ आकारिकी या कुछ व्यवहारिकी या कुछ उत्पादकता में भिन्नता रह सकती है, पर उनका वंश एक रहेगा। मूल आकारिकी और मूल संरचना और मूल कार्य की एक समान रहेगी। अर्थात सामान्य लक्षण है, जैसे दिखावट है, आकृति है, आकार है, स्वरूपण है, ये सब क्या रहेंगे? एक समान रहेंगे, अंत प्रजनन करेंगे, किंतु उन सब का वंश क्या होगा? अलग अलग होगा। वो सारे के सारे एक ही नस्ल के जीव कहलाएंगे। अब आपको पशुपालन देख रहे हैं। अब पशुपालन में आप व्यापक रूप से किसका पालन करते हैं? गाय का पालन करते हैं, भैंस का पालन करते हैं, बकरी का पालन करते हैं, भेड़ का पालन करते हैं, मुर्गी का पालन करते हैं, मधुमक्खी का पालन करते हैं, रेशम कीट का पालन करते हैं, विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन करते हैं। इन सब की कुछ विशिष्ट नस्लें हैं और वो विशिष्ट नस्लें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अच्छे लेवल के जो एग्जाम है उनमें विशिष्ट प्रकार की नस्ल पूछी जाती। ऊपर प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है, निम्न में से कौन सी मुर्गी की नस्ल है, निम्न में से कौन सी मधुमक्खी की नस्ल है। तो उन्नत नस्ल है वो पशुपालन के अंतर्गत जिन जिन जीवों का पालन किया जाता है, उन जीवों में उन्नत नस्ल किसकी कौन सी क्या है, वो मैं कुछ याद है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे गाय की उन्नत नस्ल की। गाय का नाम होता है बोस इंडिका, ये उसका जूलॉजिकल नाम है, बोस इंडिकस। बोस इंडिकस गाय का क्या है? जूलॉजिकल नाम है। अब इसकी सबसे उन्नत जो नस्ल है, विदेशी नस्ल की बात करूं, जो सबसे अधिक उत्पादकता देती है, जिसकी कद काठी भी अधिक होती है, जिससे उत्पन्न होने वाला दूध की क्वालिटी भी अच्छी होती है, वो सबसे पहले मैं लिखता हूं, वैसे विदेशी है, और वो नस्ल है आपकी जर्सी। जर्सी नस्ल की जो गाय है वो विदेशों में पाई जाती है, और विदेशी नस्ल की गाय लंबी कद काठी की गाय होती है, बड़े बड़े मतलब थन होते हैं जो काफी नीचे तक रहते हैं, जो स्तन होते हैं आंचल वो भी काफी बड़े होते हैं, और ये प्रतिदिन 40 से 50 लीटर दूध देती है। जर्सी नस्ल की गाय प्रतिदिन 40 से 50 लीटर की दूध देती है। ये सबसे बेटर नस्ल है। सबसे गाय की सबसे बेटर नस्ल की बात करें तो ये 5 स्टार नस्ल है गाय की, बोस इंडिकस, और वो जर्सी नस्ल है। उसके साथ अपने एक और विदेशी नस्ल है, उसका नाम है होल्स्टीन फ्रीजन। होल्स्टीन फ्रीजन ये भी विदेशी नस्ल है। ये दो गाय की विदेशी नस्ल है मुख्यतः। अब अपन राजस्थान की नस्ल की बात करें, राजस्थान के लोग हैं तो राजस्थान की तो बात कर ही लेते हैं। राजस्थान में अपन मालानी क्षेत्र जो है, मालानी और नागौर तक में गाय की बढ़िया एक फूटी गाय, सफेद रंग की छोटे छोटे सींगों वाली गाय है, और उसकी नस्ल का नाम है, राजस्थानी नस्लों की बात कर रहा हूं, और वो नस्ल का नाम है थारपारकर। इसके जो बैल होते हैं वो भी अधिक मजबूत कदकाठी के बैल होते हैं, अधिक भाल्ड होते हैं, बढ़िया हल चलाने में काम आते हैं। और तेजाजी नाम का जो देवता थे, वीर पुरुष जो थे, वो इस थारपारकर नस्ल के बैलों से हल चलाया करते थे। नागौर में थारपारकर नस्ल है वो आज भी विकसित है, और इस नस्ल के प्रजनन केंद्र जालोर और जोधपुर के मध्य में अभी भी उपस्थित है। बढ़िया गाय होती है इस नस्ल की भी, और कद काठी अच्छी होती है। इसके जो सींग होते हैं वो छोटे होते हैं, और इसके दूध उत्पादन की क्षमता है वो 10 से 20 लीटर तक रहती है। 10 से 20 लीटर तक दूध उत्पन्न करती है। अब गुजरात में गिर नस्ल की जो गाय है ना, गुजरात की गिर नस्ल की गाय, ये गुजरात में पाई जाती है, ये भी बढ़िया नस्ल है, ये गुजरात की गिर नस्ल की गाय है। और अगला है साहीवाल। ये साहीवाल पंजाब और हरियाणा की गाय है, पंजाब और हरियाणा की नस्ल है वो साहीवाल नस्ल है। तो ये थारपारकर है, गिर नस्ल है, साहीवाल नस्ल है, हरियाणवी नस्ल है, एक हरियाणवी खुद हरियाणा की नस्ल है। तो जर्सी और होल्स्टीन ये दो विदेशी है, और ये अपने राजस्थान की नस्ल है, ये गुजरात की है, ये पंजाब हरियाणा की है, और हरियाणवी खुद हरियाणा की। अब बात करते हैं भैंस की। तो भैंस का बुबिलस, बुबिलस जूलॉजिकल नाम है, बुबिलस, बुबिलिस, ये भैंस का नाम है। अब भैंस की जो नस्ल है वो एक तो मुर्रा नस्ल होती है, एक अपने राजस्थान में बेसाणा, सॉरी ये गुजरात की नस्ल है, बेसाणवी, बेसाणवी
मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे बढ़िया भैंस मानी जाती है और मेसाणवी नस्ल की भैंस है। साथ ही साथ जाफराबादी और नस्ल है इसकी नागपुरी, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये मुख्यतः भैंस की नस्ल है। अब भेड़ की नस्ल है मैरिनो भेड़, बहुत इंपॉर्टेंट भेड़ है, आगे इसकी संकर जाति भी प्राप्त की जाती है। मैरिनो भेड़ है और जैसलमेरी भेड़ लंबे पूंछ की बढ़िया लंबी भेड़ होती है, कद काठी भी अच्छी रहती है, वो जैसलमेरी भेड़ है, ऊन इसकी बढ़िया होती है, जैसलमेरी भेड़ है। अब बकरी की जाति की बात करूं तो एक पश्मीना बकरी है। पश्मीना बकरी पश्चिम बंगाल सॉरी कश्मीर में पाई जाती है। इसकी ऊन अत्यंत सॉफ्ट और कोमल और हल्की होती है। ऐसा माना जाता है कि पश्मीना बकरी की ऊन से बनी कंबल को एक छोटी सी डब्बी में बंद किया जा सकता है और रात को ओढ़कर उससे पूरी रात सर्दी से बचा जा सकता है। ये पश्मीना बकरी है, पश्मीना बकरी की नस्ल है। और एक बर्बरी बकरी और है, बर्बरी नस्ल एक बकरी की और है। तो ये गाय भैंस भेड़ बकरी की नस्ल है। मुर्गे की नस्लें और देख लो, मुर्गी या मुर्गे की जो नस्ल है उसमें से तुर्रा, मुर्रा नस्ल है भैंस की, तुर्रा नस्ल है मुर्गे की। न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर ये भी मुर्गे की नस्ल है। और श्वेत लेगहॉर्न, श्वेत लेग हॉर्न ये भी किसकी नस्ल है? मुर्गे की। ये तीन नस्लें हैं, मुर्गी या मुर्गे की नस्ल है। अब आपने पशुपालन होता क्या है, पशुपालन के उद्देश्य क्या है, अब साथ ही साथ पशुपालन में कौन सी नस्लें क्या होती है और कौन सी नस्ल को क्यों लेना चाहिए, इनके साथ ही आप पढ़ेंगे कि पशु प्रजनन क्या होता है। ये सारी नस्लें आपने देखी, इन नस्लों में से आप किस प्रकार से पशुओं में संगम करवाकर, पशुओं में जनन करवाकर, पशुओं में क्रॉस करवाकर एक उन्नत नस्ल के अधिक उत्पादकता देने वाले, सभी प्रकार के वातावरण में अपने आप को स्टेबलाइज करने वाले, यानी अपने आप को सर्वाइव करने वाले, साथ ही साथ वो अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रखे, उनसे उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद है उन उत्पादों की गुणवत्ता, उन उत्पादों में पौष्टिकता, उन उत्पादों में अधिक पौष्टिकता रहे, ऐसी उत्पादकता को उत्पन्न करने वाले पशुओं को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात उसके लिए जो विधि काम में आती है उस विधि को आप पशु प्रजनन कहते हैं। अर्थात पशु प्रजनन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, आपको पशुओं में प्रजनन कराने की क्यों आवश्यकता पड़ती, वो प्रजनन चाहे मुर्गी में हो, वो प्रजनन चाहे भैंस में हो, वो प्रजनन चाहे गाय में हो, भेड़ में हो, बकरी में हो, ऊंट में हो, गधे में हो, घोड़े में हो, किसी में भी हो, वो प्रजनन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और उसकी क्या आवश्यकता रहेगी, उसकी आवश्यकता क्यों रहेगी, वो बातें सारी पशु प्रजनन में पढ़ेंगे। तो पशु प्रजनन की परिभाषा देखने से पहले मैं पशु प्रजनन के उद्देश्य क्या है, प्रजनन की परिभाषा तो आप सभी जानते हैं कि पशु प्रजनन में क्या क्या होता है और पशु प्रजनन कैसे होगा। तो पशु प्रजनन की सिंपल सी परिभाषा आपको पहले बताता हूं, बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि पशु प्रजनन का सामान्य और सीधा सा इतना ही अर्थ है कि पशुओं में उन्नत नस्ल की संततियां उत्पन्न कर अधिक गुणवत्ता वाले, अधिक पशु उत्पादनों को प्राप्त करने हेतु पशुओं की नई नस्लें प्राप्त करने के लिए जिन जिन विधियों को काम में लिए उन विधियों को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, पशु प्रजनन या एनिमल ब्रीडिंग कहते हैं। अब एनिमल ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है, सबसे पहला उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना, सबसे पहला उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना। पशु प्रजनन का सबसे पहला उद्देश्य क्या है, उत्पादकता को बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य है पशुओं के उत्पाद जो प्राप्त हो, पशुओं के जो उत्पाद प्राप्त हो उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है, बढ़िया गुणवत्ता का हो,
अच्छी पौष्टिकता वाला हो। जैसे अपने यहाँ कहते हैं कि संकर गाय का जो दूध होता है उसमें पौष्टिक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी होती है। वो दूध तो अधिक देती पर उसमें पौष्टिक तत्व अच्छे नहीं होते हैं। जैसे आप एक अपने यहाँ पर थारपारकर नस्ल की गाय का घी भी लीजिएगा कटोरी में, और फिर आपकी संकर गाय उसका घी भी कटोरी में लीजिएगा, उससे खाइएगा, उसको पता चलेगा कि गुणवत्ता में कुछ अंतर होता है नहीं होता है। तो ये बात है कि गुणवत्ता में सुधार करना। अगला है, जो आप नए पशु उत्पन्न कर रहे हैं उन पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। विदेशी नस्ल की पशु जो है वो अपने यहाँ अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रखते, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती, सामान्य से थोड़ा बहुत मौसम परिवर्तित होती, बीमार हो जाती है। तो अपने को ऐसे नस्ल के या ऐसे पशु उत्पन्न करने हैं जिनमें उत्पन्न होने वाली संतानें हैं वो रोग प्रतिरोधकता अच्छी रखे, यानी रोगों से लड़ने की इम्यूनिटी पावर अधिक रखे। अगला इनकी जो महत्व है या उद्देश्य है वो जंतुओं के प्रति पशुओं के व्यवहार में शालीनता लाना। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो बहुत ही बदमाश होते हैं, दूध निकालने नहीं देते हैं, लाते मारते हैं, भसी ठोक देते हैं, मार देते हैं, काट जाते हैं, या यूं कहें कि अपने मालिक को घायल कर देते हैं। उनकी क्रूर व्यवहार जो है या उनमें जो क्वालिटी में जो कमियां हैं उन क्वालिटी में कमियों को सुधारना। जैसे आपको पशु कुछ भार उठाने वाले पशु भी चाहिए, सारे पशुओं को दूध थोड़ा ही लेना होता है। कुछ पशु है वो मजबूत चाहिए, आपको घोड़ा अधिक अच्छी रेस में मजबूत दौड़ने, घोड़े से कोई दूध थोड़े प्राप्त करना, बढ़िया मजबूत दौड़ सके तो आपको पादप प्रजनन तकनीकी द्वारा पादप प्रजनन तकनीकी के द्वारा उन्नत नस्ल के घोड़े भी प्राप्त करने, उन्नत नस्ल के खच्चर भी प्राप्त करने, उतना उन्नत नस्ल की गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट गधा घोड़ा भी प्राप्त करना है। तो इन सबको प्राप्त करने में आपका इनका एक उद्देश्य ये भी रहना चाहिए कि पशुओं का जो व्यवहार है, पशुओं का जो मानव के लिए लाभकारी व्यवहार है उनमें कुछ परिवर्तन लाने चाहिए। शालीन व्यवहार वाले पशु है वो उत्पन्न किए जाए। और अगला है उनका व्यापक क्षेत्र में वो अपना जीवन यापन कर सके। ऐसे नहीं कि बाड़मेर की मरुस्थल में रहने वाला पशु है उसको हरियाणा में लेके गए तो वहां पर वो सामान्य जीवन यापन नहीं कर रहा है, या गुजरात में लेके गए, नमी अधिक है गुजरात में, राजस्थान में थोड़ी सुस्तता है, गुजरात में जाते हैं, गुजरात के समुद्र तट वाले इलाकों पे जाते हैं तो नमी बहुत अधिक है, उस अधिक ह्यूमिडिटी में वो अपने आप को सेटल ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा पशु बने, पादप प्रजनन तकनीक के द्वारा ऐसे पशु को उत्पन्न किया जाए। या पशु का मतलब आप समझ रहे हैं, पशु का मतलब सब कुछ जो आप पाल करके और रख सकते हैं, ऐसे उत्पन्न किए जाए जो व्यापक क्षेत्रफल परास में अपना सामान्य जीवन यापन कर सके, व्यापक क्षेत्रफल परास में अपना सामान्य यापन जीवन यापन कर सके। तो ये इनके मुख्य 5 उद्देश्य रहते हैं। अब आपको पशु प्रजनन के कौन कौन से तरीके जिसको अपना करके और अपन इन उद्देश्यों को पूरा कर सके, अपने पास पादप प्रजनन के ऐसे कौन सी विधियां हैं जिनको अपनाकर आप अपने इन 5 उद्देश्यों को पूरा कर सके। तो सबसे पहली जो विधि है वो है इनब्रीडिंग यानी अंत प्रजनन। सबसे पहला जो है वो है अंत प्रजनन, अंत प्रजनन। दूसरा है बाह्य प्रजनन और तीसरा है कृत्रिम प्रजनन। ये 3 पादप प्रजनन की 3 विधियां हैं। पहला अंत प्रजनन, दूसरा बाह्य प्रजनन और तीसरा है कृत्रिम प्रजनन। ये 3 विधियां हैं जिनमें आप पादप प्रजनन के द्वारा अपने इन 5 उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ होते हैं या करने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहला जो है वो है अंत प्रजनन या इनब्रीडिंग। परिभाषा की बात करूं तो अंत प्रजनन का मतलब होता है उन पादप प्रजातियों के बीच में अंतःसंकरण, उन पादप प्रजातियों के बीच में अंतःसंगम जो निकट संबंधी पूर्वज रखते हो। अर्थात सीधी और सिंपल बात यही है कि अंतः प्रजनन द्वारा आप पशु प्रजनन की वह विधि जिसमें निकट संबंधी पशुओं के मध्य संगम करवाकर, पशु प्रजनन की वह विधि जिसमें निकट संबंधी पशुओं के मध्य संगम करवाकर उन्नत नस्ल और अधिक उत्पादकता देने वाले पशुओं को उत्पन्न करना अंतः प्रजनन कहलाता है। बहुत ही सिंपल बात है। इसमें जिन 2 पशुओं के बीच में आप प्रजनन करवा रहे हैं, जिन 2 पशुओं के बीच में आप प्रजनन करवा रहे हैं वो दोनों पशु निकट संबंधी पूर्वज रखते हैं या
2-3 पीढ़ियों दूर तक ही है, अर्थात इनके पूर्वज है वो लगभग लगभग समान ही है, अर्थात निकट संबंधी पशुओं के मध्य जिनके पूर्वज सेम हो, जिनके पूर्वज समान हो, वो क्या होंगे? निकट संबंधी। निकट संबंधी पशुओं के मध्य प्रजनन करवाकर उन्नत नस्ल की पशु किस्में या पशुओं की नस्लें प्राप्त करना ही अंतः प्रजनन कहलाता है। अब इस अंतः प्रजनन की परिभाषा के बाद इस अंतः प्रजनन से अपने को क्या क्या लाभ होंगे, तो पहला लाभ है कि अंतः प्रजनन द्वारा समयुग्मकता, सबसे पहला लाभ है समयुग्मकता और शुद्ध वंशक्रम, जिसको प्योर लाइन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं रे, अंतः प्रजनन, समयुग्मकता या प्योर लाइन, शुद्ध वंशक्रम को विकसित किया जा सकता है। अंतः प्रजनन द्वारा समयुग्मकता, होमोजाइगोटी और प्योर लाइन यानी शुद्ध वंशक्रम को विकसित किया जा सकता है। क्या फायदा होगा इससे अभी बताऊंगा। अगला क्या है? अंतः प्रजनन द्वारा उन्नत लक्षणों वाली जो नस्लें हैं उनके आपस में प्रजनन करवा के उन्नत नस्लें जो है उनमें उन्नत लक्षणों को कई पीढ़ियों तक, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक संग्रहित किया जा सकता है, अर्थात स्टोर किया जा सकता है, अर्थात उसमें नए लक्षण उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। माना कि एक गाय है जो हर एक वातावरण में अपने आप को जीवित रख सकती है, अच्छी उत्पादकता यानी दूध भी अच्छा उत्पन्न करती है, उस दूध में पौष्टिकता भी अधिक है, उस गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है। साथ ही साथ अब उस गाय को किसी न किसी से प्रजनन तो करवाओगे तभी वो बछड़ा देगी, और जो बछड़ा देगी वो भी उन्नत नस्ल का हो। इसलिए क्या करवाते हैं, इस गाय का प्रजनन या संगम या क्रॉस या जनन एक ऐसे बैल के साथ करवाएं, वो भी उसी वातावरण में रहता हो, अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता हो, अच्छी कद काठी का हो, अधिक भार ढोने में समर्थ हो, तो आप कहेंगे कि और उन दोनों के पूर्वज समान हो, उस गाय और उस बैल दोनों के पूर्वज क्या हो? समान हो, तो आप क्या कहेंगे? उसको अंतः प्रजनन कहेंगे। इस अंतः प्रजनन के द्वारा उन दोनों जनकों के अंदर जो श्रेष्ठ लक्षण है उन लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाया जा सकता है, यानी उन लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी खोने से या उन लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म होने से रोका जा सकता है। इसी अवस्था को आप कहते हैं समयुग्मकता या प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रमता, अर्थात अंतः प्रजनन द्वारा उत्तम लक्षणों वाली नस्लें उत्पन्न करके आप अधिक खाद्य उत्पादकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था अंतः प्रजनन, जिसमें समयुग्मकता और प्योर लाइन को आप लंबे समय तक बना रख सकते हैं। साथ ही साथ अप्रभावी हानिकारक जीन कम या पूर्णतः अंतः प्रजनन के द्वारा अप्रभावी या हानिकारक जो जीन होते हैं, अप्रभावी या हानिकारक जो जीन होते हैं, अप्रभावी या हानिकारक जीन पूर्णतः समाप्त हो जाती है, पूर्णतः समाप्त हो जाती है। अंतः प्रजनन के द्वारा अप्रभावी या हानिकारक जीन पूर्णतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनके पूर्वजों में थोड़ी विलुप्त हुई, अगली पीढ़ी में और थोड़ी विलुप्त, ऐसे करते करते जो जीन अपना प्रभाव प्रकट ही नहीं करती, जिनके लक्षण प्रकट करने, जिस जीन का लक्षण प्रकट करने का कोई काम ही नहीं है, अर्थात अपनी यूं कहें कि विषम युग्मज अवस्था में अपने लक्षण प्रकट नहीं करती है, उसको अप्रभावी जीन कहते हैं। और वो जीन अप्रभावी होते होते सम या अंतः प्रजनन के द्वारा धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। अब अंतः प्रजनन की हानियां क्या है? बहुत एक बड़ी हानि है अंतः प्रजनन की, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे आपको। अंतः प्रजनन में विशेषतः सम प्रजनन द्वारा जनन सक्षमता, अंतः प्रजनन में सम प्रजनन द्वारा सामान्यतः जनन सक्षमता अर्थात विगोरिटी और प्योरिटी, उत्पादकता में गिरावट आती है। एक तो किसमें गिरावट आती है? उर्वरकता यानी जनन क्षमता, जनन क्षमता में गिरावट आती है। और दूसरा किसमें गिरावट आती है? उत्पादकता में गिरावट आती है। उत्पादकता में क्या आती है? गिरावट आती है। इसी क्रिया को, इसी बात को अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सबसे बड़ी हानि है अंतः प्रजनन अवसादन। अंतः प्रजनन अवसादन किसकी हानि है? ये अंतः प्रजनन की हानि, अर्थात दो निकट संबंधी पूर्वज रखने वाले, अर्थात दो निकट संबंधी
जनकों के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो इसमें उत्पन्न होने वाली संततियां की जनन क्षमता में ह्रास होती है, साथ ही साथ उसकी उत्पादकता भी कम हो जाती है, उत्पादकता में भी कमी आती है। इसी बात को आप अंतः प्रजनन अवसाधन कहते हैं। और इस अंतः प्रजनन अवसाधन को आप समयुग्म, ये अंतः प्रजनन अवसाधकता अपने समयुग्मकता के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है, अंतः प्रजनन के दौरान उत्पन्न होने वाली अंतः प्रजनन अवसाधन या उसकी जन्म क्षमता में ह्रास होना या यूं कहें उसकी उत्पादकता में कमी क्यों होती है? तो आप कहेंगे कि अंतः प्रजनन के अंदर समयुग्मकता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? समयुग्मकता, होमोजाइगोटी। और ये समयुग्मकता जो होती है वो क्या करती है भाई? समयुग्मकता है वो अंतः प्रजनन अवसाधन का कारण होती है। तो समयुग्मकता के कारण प्रभावी जीन अपने हानिकारक लक्षणों को प्रकट कर देते हैं। कभी कभी अंतः प्रजनन अवसाधन के दौरान समयुग्म की अवस्था में अंतः प्रजनन में समयुग्म की अवस्था उत्पन्न होती है। तो समयुग्म की अवस्था के दो साइड इफेक्ट है या दो कमियां हैं, और वो कमी है या दो हानियां उत्पन्न होती है कि एक तो ये उर्वरकता में कमी करती अर्थात जनन क्षमता को कम कर देती है, दूसरा उत्पादकता घटा देती है। कभी कभी ये समयुग्मकता जो अप्रभावी जीन होती है ना, वो जीन भी अपने लक्षणों को प्रकट कर देती है। अपने लक्षणों को क्या कर देती है भाई? प्रकट कर देती है। अपने लक्षणों को प्रकट कर देती है। यह है अंतः प्रजनन और अंतः प्रजनन की लाभ और अंतः प्रजनन की हानियां। अब अगला है आउट ब्रीडिंग, जिसको आप बाह्य प्रजनन कहते हैं। बाह्य प्रजनन जस्ट अंतः प्रजनन का उल्टा। अंतः प्रजनन में आप कह रहे थे निकट संबंधी जीवों के मध्य संगम, क्रॉस, निषेचन करवाया जाता है, और इसमें दो ऐसे जीवों के मध्य क्रॉस करवाया जाए जिनके 8 से 10 पीढ़ी तक कोई उभय पूर्वज नहीं हो। ऐसे जीवों के या ऐसे जंतुओं के या ऐसे पशुओं के मध्य क्रॉस करवाना जिसमें 8 से 10 पीढ़ी तक कोई उभय पूर्वज नहीं हो, अर्थात बहुत दूर दूर के पूर्वज रखने वाले एक ही नस्ल के दो जीवों के मध्य होने वाले क्रॉस को भी बाह्य प्रजनन कहते हैं। ये बाह्य प्रजनन की बाह्य संकरण विधि है। और दूसरा है संकरण विधि। बाह्य प्रजनन में ही 3 स्टेप है। बाह्य प्रजनन के 3 स्टेप है। एक तो है बहिर्संकरण, एक है संकरण, और एक है और अभी तीसरी विधि है, और वो है अंतर जातीय संकर। ये तीसरा स्टेप यहां पड़ा है। अंत विशिष्ट संकरण, अर्थात दो अलग अलग जाति के, वंश एक ही है पर जातियां दोनों की क्या है? अलग अलग है। उन जीवों के मध्य यदि संगम करवाया जाए, क्रॉस करवाया जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा? बाह्य प्रजनन कहलाएगा। अर्थात 8 से 10 पीढ़ी तक कोई उभय पूर्वज नहीं रखने वाले दूर दूर नस्ल के, एक ही जाति के अलग अलग नस्ल के दो जीवों के मध्य क्रॉस संकरण कहलाता है। कोई उभय पूर्वज नहीं रखने वाले दो जीवों के मध्य क्रॉस जनन या निषेचन होता है तो उसको आप आउट क्रॉसिंग कहते हैं। और तीसरा इसमें है वो है अंतःविशिष्ट संकरण, जिसमें दो अलग अलग जाति के, एक ही वंश रखने वाले दो अलग अलग जाति के जीवों के मध्य संगम या क्रॉस करवाकर नई नस्ल को उत्पन्न किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? अंतःविशिष्ट संकरण कहते हैं। अर्थात आउट ब्रीडिंग जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है बहिर्संकरण, दूसरा है संकरण। बहिर्संकरण में तो क्या होता है? बहिर्संकरण में बिल्कुल भी निकट संबंधी पूर्वज नहीं होते, अर्थात दो अलग अलग पूर्वज रखने वाले या अलग अलग पूर्वजों से 8 से 10 पीढ़ी तक अलग अलग पूर्वज रखने वाले दो पशुओं के मध्य संगम करवाकर, परिभाषा बता रहा हूं आपको बहिर्संकरण की। और बहिर्संकरण, संकरण और अंतःविशिष्ट संकरण, ये तीनों बातें मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? आउटर ब्रीडिंग की। तो आउटर ब्रीडिंग की परिभाषा को मैं यदि बोलूं तो ये मैं यूं कहूंगा, 8 से 10 पीढ़ी तक कोई उभय पूर्वज नहीं रखने वाले पशुओं के मध्य संगम, या दो अलग अलग नस्ल के पशुओं के मध्य संगम, या दो
तो एक ही वंश के अलग अलग जाति के पशुओं के मध्य संगम करवाकर यदि नई नस्लें या नई संततियां नए पशु प्राप्त होते हैं तो इन संपूर्ण विधि को, इस पूरी विधि को आप क्या कहते हैं? आउट ब्रीडिंग या बाह्य प्रजनन कहते हैं। पहला था अंतः प्रजनन। पादप प्रजनन की 3 विधियां हैं, अंतः प्रजनन, दूसरा है बाह्य प्रजनन और तीसरा है कृत्रिम प्रजनन। पादपों में प्रजनन के 3 ही तरीके हैं। पहला अंतः प्रजनन पूरा हो चुका है, अभी लास्ट पेज पे। यह है बहिर प्रजनन अर्थात बाह्य प्रजनन, और तीसरा जो है वो है कृत्रिम प्रजनन। बाह्य प्रजनन खुद 3 प्रकार का, पहला बहिर्संकरण, दूसरा संकरण और तीसरा अंतर विशिष्ट संकरण। तो बहिर्संकरण का मतलब है 8 से 10 पीढ़ियों तक उभय पूर्वज नहीं रखने वाले 2 पशुओं के मध्य संगम करवाकर नई पशुओं की किस्म प्राप्त करना या नई पशुओं की नस्ल प्राप्त करना आउटर क्रॉसिंग कहलाता है। दूसरा है संकरण, एक ही जाति के 2 अलग अलग नस्ल के, एक ही जाति के 2 अलग अलग नस्ल के पशुओं के मध्य संगम करवाकर या जनन करवाकर या क्रॉस करवाकर नई पशु जाति को या नई पशु नस्ल को उत्पन्न करना संकरण कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और तीसरी जो है वो अभी पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा में आप क्या कहेंगे? 6 से 8 पीढ़ियों तक कोई उभय पूर्वज नहीं रखने वाले पशुओं के मध्य संगम या क्रॉस करवाकर नई पशु को उत्पन्न करना बहिर्संकरण कहलाता है। इस बहिर प्रजनन में जो बहिर्संकरण की क्रिया होगी, इस बहिर्संकरण में उत्पन्न होने वाली जो संततियां हैं उसको बहिसंकर संतति कहते हैं, बहिसंकर संतति कहते हैं। अब दूसरा है संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन। परिभाषा में आप क्या कहेंगे? बहुत सिंपल सी परिभाषा है। इस प्रकार के बाह्य प्रजनन में 2 श्रेष्ठ नस्ल है, अर्थात जाति क्या है? एक ही है, पर नस्ल दोनों की क्या है? अलग अलग है। श्रेष्ठ नस्ल का एक नर है और एक श्रेष्ठ नस्ल की मादा है। श्रेष्ठ नस्ल के नर और श्रेष्ठ नस्ल की मादा, जाति दोनों की क्या है? एक ही जाति के 2 अलग अलग नस्ल के नर और मादा के मध्य संगम करवाकर उन्नत नस्ल वाला पशु प्राप्त करना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। ये होगी संकरण की परिभाषा। अब इसके उदाहरण है, सबसे पहला है भेड़ की हिसरडेल किस्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भेड़ की हिसरडेल नस्ल विकसित करना। कौन सी नस्ल विकसित कर रहे हैं आप कर रहे हैं भेड़ की हिसरडेल नस्ल को विकसित कर रहे हैं। इस नस्ल को विकसित करने के लिए आपने एक तो लिया है भेड़ की, पंजाब में एक नस्ल है जिसका नाम है मैरिनो भेड़, जो है वो आपका मेढा है, उसका क्रॉस आपने करवाया है बीकानेर की एविस भेड़, बीकानेर की एविस भेड़ से। ये मादा है, ये क्या है? मादा होती है, और ये क्या है? नर होता है। मैरिनो मेढा कहां का है? पंजाब का है। ये कहां का है? बीकानेर का है। इन दोनों के मध्य संगम या क्रॉस करवाया जाए, इन दोनों के मध्य संगम या क्रॉस करवाया जाए तो जो नस्ल प्राप्त होगी उसका नाम क्या होगा? हिसरडेल। ये दोनों अलग अलग नस्ल की भेड़ है, ये पंजाब में पाई जाती है, ये बीकानेर में पाई जाती है। इसकी जो ऊन होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और ये अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता रखती है। अब इनके अलग अलग गुण है कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भैया,
रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अधिक है। साथ ही साथ ये अधिक गर्मी, अधिक सर्दी में अपने आप को, अधिक धूल भरे वातावरण में अपने आप को आसानी से रखती है। और इसमें क्या है, शरीर बड़ा होता है, कद काठी अच्छी है, और ऊन है वो बहुत ही ज्यादा कोमल होती है, मुलायम होती है और कीमती होती है। तो इन दोनों में अर्थात नर है मेरिनो पंजाब का मेडालिया और बीकानेर की एविस भेड़ मादा के रूप में ली, इन दोनों के मध्य संगम करवाया तो एक नई नस्ल प्राप्त होगी हिसारडेल। उसमें क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगी, सभी प्रकार के वातावरण में अपने आप को जीवित रख पाएगा, साथ ही साथ अधिक उपजाऊता अर्थात अधिक मात्रा में ऊन और अधिक क्वालिटी की ऊन प्राप्त करने वाला आगा। अर्थात इन दोनों जीवों में जो उन्नत या श्रेष्ठ नस्ल थे, इन दोनों नस्लों में उन्नत जो गुण थे वो दोनों गुण एक ही नस्ल में आ गए। इसलिए आपको ये दोनों अलग अलग न पाल करके एक ही पालनी है, और आपको अच्छी उत्पादकता, अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता, अच्छी कद काठी और सभी प्रकार के वातावरण में अपने आप को जीवित रखने वाली हिसारडेल भेड़ प्राप्त की गई। इसका एक और उदाहरण है, और वो उदाहरण है एक गाय का, और वो गाय है इससे पहले इसका एक उदाहरण मैं देख लेता हूं। वो उदाहरण है गाय की कर्ण स्विच नस्ल को विकसित करना। किसके द्वारा? आउट क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के द्वारा। संकरण में क्या करते हैं, दो अलग अलग नस्ल के नर और मादाओं के मध्य जो नर अपने आप में श्रेष्ठ लक्षण रखे और मादाएं भी कुछ विशिष्ट श्रेष्ठ लक्षण रखे, उन श्रेष्ठ नस्लों वाली या श्रेष्ठ लक्षणों वाली नर और मादा नस्लों में संगम या क्रॉस करवाकर दोनों उन्नत जो लक्षण है वो एक ही जीव में ले लिए जाते हैं। तो भारतीय नस्ल की एक गाय थी, भारतीय गाय का संगम करवाया था स्विट्जरलैंड की गाय से, और उस गाय का नाम था ब्राउन स्विच। और भारतीय नस्ल की जो गाय थी वो आपको पहले ही बताई थी साहीवाला या साहीवाल। कहां पाई जाती है? ये पंजाब में पाई जाती है। साहीवाल कहां पाई जाती है? पंजाब में। अब इनके लक्षण क्या था कि ये भारतीय वातावरण में अनुकूलित थी, भारतीय वातावरण, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, भारतीय वातावरण में अनुकूलित थी, साथ ही साथ इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो थी वो क्या थी? अधिक थी। ये क्या थी? इसमें न तो कोई ढंग की रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, न ही ये कोई भारतीय वातावरण में अपने आप को जीवित रख पा रही थी। स्विट्जरलैंड की अधिक ठंडे क्षेत्रों में अधिक हेल्थी और हाइजीन वातावरण में रहने वाली जो गाय थी ब्राउन स्विच, इसमें क्या था? दूध अधिक देती थी। इसमें कोई फर्क नहीं था, दूध अधिक देना। अपने यहाँ वाली साहीवाल है वो दूध तो ज्यादा नहीं देती, पर पूरे भारत में किसी भी वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर लेती है। साथ ही साथ इसमें रोगों से लड़ने की अधिक क्षमता पाई जाती, अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती। तो इन दोनों में यदि संगम करवाया जाए, इन दोनों के मध्य यदि क्रॉस करवाया जाए तो एक संकर नस्ल प्राप्त होती है जिसका नाम है करण स्विच। क्या नाम है? करण स्विच। पंजाब में इसको उत्पन्न किया गया था, और ये जो नस्ल है ये भारतीय वातावरण में अपने आप को आराम से जीवित रख लेती है। भारतीय वातावरण में अपने आप को आराम से जीवित, यानी पूरे भारतीय वातावरण में कहीं पर भी अपने आप को अनुकूलित रख लेती है। दूसरा, इसमें अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती, और तीसरा, इसमें अधिक दूध उत्पन्न करने की क्षमता भी पाई जाती। अर्थात इन दोनों गायों में जो उन्नत लक्षण थे वो एक ही गाय में स्थानांतरित कर दिए। किसके द्वारा? बाय द हेल्प ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, बाय द हेल्प ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, बाय द हेल्प ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। और इसको मैं हटा देता हूं, और अब अपन बात करेंगे किसकी? वो बात है आपका अंत विशिष्ट प्रजनन की। अंत विशिष्ट प्रजनन, इंटर स्पेसिफिक
हाइब्रिडाइजेशन, प्रजनन या संकर, हाइब्रिडाइजेशन। परिभाषा क्या है, उसके बाद उदाहरण क्या है। परिभाषा की बात करूं, इस प्रकार के बाह्य प्रजनन में, विधि किसकी, बाह्य प्रजनन की, इस प्रकार के बाह्य प्रजनन में समान वंश के दो अलग अलग जाति के जीवों के मध्य, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उदाहरण भी बताऊंगा, समान वंश के दो अलग अलग जाति के नर व मादा पशुओं के मध्य या जीवों के मध्य संकरण करवाकर एक ऐसी नई नस्ल, एक ऐसी बंदे स्ट्राइल या नपुंसक नस्ल को उत्पन्न किया जाता है, या जीव को उत्पन्न किया जाता है, या जाति को उत्पन्न किया जाता है, जिसमें दोनों पैतृकों के श्रेष्ठ लक्षणों को एक ही जीव या जंतु में भर दिया जाता है। अब परिभाषा तो हो गई। परिभाषा में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जाति क्या है, अलग अलग है, और वंश क्या है, समान है। दो अलग अलग जाति के उन्नत लक्षणों वाले दो पैतृकों में संगम करवाकर, जिनका वंश क्या हो, एक ही हो, एक नई नस्ल को प्राप्त किया जाए, तो वो किसका नस्ल या वो किसका उदाहरण होगा, वो अंत विशिष्ट प्रजनन का उदाहरण होगा। और इसका उदाहरण है घोड़ी। याद रखना रे, घोड़ी का संगम किसके साथ करवाया जाता है, गधे के साथ करवाया जाता है। घोड़ी का क्रॉस किससे करवाया जाता है, गधे से करवाया जाता है। अर्थात घोड़ी है और ये क्या है, मादा है, और ये क्या है, नर है। तो इससे बनने वाला जो नया जीव होगा उसका नाम होगा, क्या नाम कहते हैं, आप सभी जानते हैं, खच्चर कहते हैं उसको। अब घोड़ी क्या करती है, तेज दौड़ सकती है, अधिक मजबूत होती है, हाइट भी अच्छी होती है, कद काठी भी अच्छी होती है। और गधा क्या होता है, अधिक भार ढोने में अनुकूलता रखता है। तो इन दोनों में संगम करवाएंगे तो आप एक नया जीव तो उत्पन्न कर लेंगे। वो जीव अच्छी कद काठी भी रखेगा, हाइट भी अच्छी होगी, तेज दौड़ भी लेगा, और अधिक भार भी अपने ऊपर ढोलेगा। पर साथ ही साथ ये होगा क्या, ये सदैव बंदे होगा, नपुंसक होगा। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंत विशिष्ट संकरण में, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में उत्पन्न होने वाले जो जीव होते हैं वो बंदे क्यों होते हैं, वो जनन सक्षम क्यों नहीं होते हैं, उनमें नए संततियां उत्पन्न करने की क्षमता क्यों नहीं पाई जाती है। अरे ये तो सभी जीवों में पाई जाने वाली क्षमता का एक अपवाद हो गया ना। तो वो इसलिए होता है कि ये जो जीव है ना, इन जीवों में जो पैतृकों से आने वाले समजात गुणसूत्र है ना, समजात गुणसूत्र, वो अलग अलग पैतृकों से प्राप्त हो रहे हैं। और अलग अलग पैतृकों से प्राप्त होने के कारण, अलग अलग पैतृकों से प्राप्त होने के कारण ये अर्धसूत्री विभाजन के साथ समजातीय गुणसूत्रों में समजातीय जोड़ा, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर बनता है, जो सिनेप्स बनते हैं, वो नहीं बन पाते हैं। वो नहीं बनने से समजातीय गुणसूत्रों के मध्य या समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य होने वाले गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान अर्थात क्रॉसिंग ओवर अर्थात रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, अर्थात युग्मकों की उत्पत्ति भी नहीं होगी। युग्मकों की उत्पत्ति होगी नहीं तो फिर ये सभी जीव कैसे रहेंगे, इस विधि से या पादप प्रजनन की इस विधि में उत्पन्न होने वाले सभी जीव क्या रहेंगे, बंदे रहेंगे। अब पादप प्रजनन की तीसरी विधि है। पहली विधि क्या थी, अंत प्रजनन। दूसरी विधि क्या थी, बाह्य प्रजनन। और तीसरी विधि क्या थी, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल कृत्रिम। अब इससे पहले आपने दोनों विधियां पढ़ी। इन दोनों विधियों के अंदर मानव का योगदान तो है, पर मानव पूरी तरह से योगदान नहीं कर रहा है। मानव ये तो निर्धारित कर रहा है कि किस पशु या किस नस्ल के पशु का क्रॉस किस नस्ल से करवाया जाए, इतना योगदान तो कर रहा है। पर मनुष्य यूं नहीं कि उसमें से वीर्य सीमन को बाहर निकाल रहा है और फिर सीमन को किसी और पशु की योनि में डाल रहा है कृत्रिम संसाधनों के द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। किंतु आप मानवीय क्रियाकलापों की सहायता से उन्नत नस्ल के पशुओं से विशिष्ट प्रकार के उपकरणों की सहायता से सीमन या वीर्य को प्राप्त करें। इस क्रिया को कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहते हैं।
और इस प्रकार से प्राप्त किया गया वीर्य उन्नत नस्ल की गाय या उन्नत नस्ल का जो मादा पशु है उनको पहले से ही एक विशेष प्रकार का एफएसएस हार्मोन, जिसको आप कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में कहते हैं पुटक प्रेरक हार्मोन, देकर के अधिक मात्रा में कॉर्पस, अधिक मात्रा में ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण करें और अधिक मात्रा में अंडोत्सर्ग करवाएं। तो इस क्रिया को आप एक सिंपल सा नाम कहते हैं बहु अंडोत्सर्ग। बहु अंडोत्सर्ग कैसे किया? आपने प्रेरित किया है। बहु अंडोत्सर्ग को कैसे किया है? प्रेरित किया है और प्रेरित करवाकर बहुत सारे अंडे उत्पन्न करवाए। एक ही पशु से या एक ही पशु को इस प्रकार की हार्मोनल थेरेपी अर्थात पुटकीय प्रेरणीय हार्मोन देकर के एक ही पशु में एक ही समय में अधिक मात्रा में अंडों को उत्पन्न करवाया जाए और इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले बहु अंडों को एक साथ ही कृत्रिम गर्भाधान या यूं कहें कृत्रिम वीर्य सेचन, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन की क्रिया द्वारा निषेचित करवाया जाए। और आप कहेंगे एक साथ 8 से 10 अंडे निषेचित हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन करके एक उन्नत नस्ल के पशु से वीर्य को कलेक्ट कर लिया। वीर्य को कलेक्ट करके फिर आपने आर्टिफिशियल रूप से यानी कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम रूप से इस हार्मोन की थेरेपी दी पशु को। किसको? मादा पशु को। और उस मादा पशु में एक ही साथ बहुत सारे अंडे उत्पन्न करवा लिए। बहुत सारे अंडे उत्पन्न करवाकर, बहुत सारे अंडे उत्पन्न करवाना ही बहु अंडोत्सर्ग कहलाता है। इस बहु अंडोत्सर्ग के बाद में आपने आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान करवाया। आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के द्वारा आपने कृत्रिम गर्भाधान करवा दिया। सीमन आपके पास पहले ही पड़ा था। अब ऐसा सीमन क्यों उत्पन्न करते हैं? आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के क्या उद्देश्य हैं और उसकी क्या उपयोगिता है? अब मल्टीपल ओवुलेशन, बहु अंडोत्सर्ग क्या उद्देश्य है, क्यों करवाते हैं? यानी कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम ब्रीडिंग, कृत्रिम पशु प्रजनन क्यों करवाते हैं, क्या उद्देश्य है? इन सब बातों को यहां पर अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहते हैं, किसे आप समझ गए? प्राकृतिक रूप से न करवा करके कृत्रिम रूप से आपने इंसीमिनेशन यानी वीर्य सेचन के द्वारा वीर्य को एक इंस्ट्रूमेंट में प्राप्त कर लिया और उस इंस्ट्रूमेंट में प्राप्त करके आपने प्रयोगशाला में विशिष्ट तापमान पर शुक्राणुओं को संग्रहित कर दिया। उससे क्या होगा? उन्नत नस्ल वाले पशु के शुक्राणुओं को संग्रहित करके एक बार में जो शुक्राणु संग्रहित किए हैं उसमें आप 300 के आसपास पशुओं को गर्भधान करवा सकते हैं। इसे ही आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कहते हैं। और इस कृत्रिम वीर्य सेचन के बाद में आपने जो शुक्राणु प्राप्त किए हैं उन शुक्राणुओं को इस एफएसएस हार्मोन के प्रेरण से एक ही माता या एक ही मादा पशु में बहु अंडोत्सर्ग की क्रिया द्वारा बहुत सारे अंडों को उत्सर्जित करवाकर एक साथ में कई भ्रूण उत्पन्न कर लिए और वो जो भ्रूण उत्पन्न होंगे वो 6 से 8 भ्रूण एक ही मादा में एक समय में उत्पन्न हो जाएंगे। अब इस प्रकार से जो भ्रूण उत्पन्न हुआ है इन भ्रूण को विशेष प्रकार के उपकरणों की सहायता से उस मादा के शरीर या उस मादा के गर्भाशय में से बाहर निकाल लिए। बाहर निकाल के क्या करोगे भाई? इन भ्रूणों को एक विशेष प्रकार की मादा के गर्भाशय में अंतर रोपित कराते हुए भ्रूणीय परिवर्धन कर उन्नत नस्लों, उन्नत गुणधर्मों, उन्नत नस्लों को एक साथ एक ही समय में 8 से 10 उन्नत नस्लें प्राप्त की जा सकती है। तो ये था आपका बहु अंडोत्सर्ग भ्रूणीय स्थानांतरण तकनीकी। बहु अंडोत्सर्ग भ्रूणीय स्थानांतरण तकनीकी, इसमें क्या करवाते हैं? पहले तो सुपर ओव्यूलेशन कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटकीय प्रेरण हार्मोन की सहायता से एक ही मादा में यह हार्मोन के देकर के एक साथ में 8 से 10 अंडों को उत्पन्न करना ही सुपर ओव्यूलेशन कहलाता है। सुपर ओव्यूलेशन के बाद में आप संगम करवाते हैं। संगम की क्रिया में आपने जो कृत्रिम वीर्य सेचन के द्वारा, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन के द्वारा किसी उन्नत नस्ल के पशु, उन्नत नस्ल के नर पशु से जो आपने शुक्राणु प्राप्त कर रखे उन शुक्राणुओं को आपने उस मादा के शरीर में या उस मादा के गर्भाशय में इंसीमिनेट करवा दिए हैं या वीर्य सेचन करवा करके और फर्टिलाइजेशन करवा दिया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद आप कहेंगे इस मादा के शरीर में एक ही साथ में एक ही समय में 6 से 8 भ्रूण बनेंगे। ऐसे भ्रूण को विशेष प्रकार की मादाओं, जिसको आप सरगोट माता कहते हैं या सरगोट पशु कहते हैं, वो ऐसी मादाएं होती है जो किराए की कोख लाती है, अर्थात इनके न तो शुक्राणु होते हैं और न ही इनके अंडाणु होते हैं। शुक्राणु किसके? उन्नत नस्ल वाले पशु, नर पशु के। अंडाणु किसके? उन्नत नस्ल वाली मादा पशु के।
एक ही पशु से आपने सुपर ओवुलेशन के द्वारा, बहुअंडोत्सर्ग की क्रिया द्वारा, एफएसएस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग थेरेपी देकर के एक साथ में कई अंडों को उत्सर्जित करवा दिया है। अब इस क्रिया में एक सरगोट मादा उन्नत नस्ल वाले भ्रूण बन गए 8 से 10, क्योंकि इसकी मां भी उन्नत लक्षणों वाली थी और इसका बाप जो है यानी जो नर था वो भी उन्नत लक्षणों वाला था, उन्नत गुणधर्मों वाला था। तो जो भ्रूण प्राप्त हुए हैं वो उन्नत गुणधर्मों वाले रहेंगे। अब उनको किसी किराए की कोख वाली मादा के गर्भाशय में अंतरोपित कर भ्रूणीय परिवर्धन करवा देते हैं। अब सरगोट मादा क्या होती है? सरगोट मादा को विशिष्ट प्रकार के हार्मोन थेरेपी देकर के उसके गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को अत्यधिक पुनरुद्भवित और विकसित करके गर्भधारण हेतु तैयार कर ली जाती है और उसमें भ्रूणीय परिवर्तन दर्शाने वाले भ्रूणों को अंतरोपित या इम्प्लांट करवाकर भ्रूणीय आगे का भ्रूणीय परिवर्तन उस माता के शरीर में दर्शाया जाता है। तो ये था सरगोट मादा। अब इस विधि यानी मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, बहु अंडोत्सर्ग भ्रूण स्थानांतरण विधि, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्निक या स्थानांतरण तकनीकी का उद्देश्य क्या था अपना? तो अपना इसमें सबसे पहला उद्देश्य था कि इस विधि के द्वारा कम समय में उन्नत नस्ल वाली अधिक संततियों को प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो एक मादा एक ही समय में उन्नत नस्ल वाली 1 या 2 संतति देती, यहां पर 8 से 10 संततियां एक साथ में प्राप्त कर लिए। दूसरा क्या था? अधिक उत्पादकता व अधिक गुणवत्ता वाले पशुओं को उत्पन्न किया जाता है कम समय में, ये इसके उद्देश्य है। अब अगला जो अपना चैप्टर है या अगला जो अपना पॉइंट है वो है पशु फॉर्म प्रबंधन। अर्थात आपने पादप प्रजनन तकनीकी द्वारा उन्नत नस्ल वाले पशुओं को उत्पन्न तो कर लिया है, अब इन उन्नत नस्ल वाले पशुओं को उत्पन्न किया है, उनको आप किस प्रकार के पशु फॉर्म बनाएं, उन पशु फॉर्मों में क्या व्यवस्थाएं रखें, क्या प्रबंधन करें, जिससे आप उन्नत किस्म के अधिक उत्पादकता और अधिक पौष्टिकता वाले उन्नत किस्म के अधिक उत्पादकता और अधिक पौष्टिकता वाले पशु उत्पादों को अधिक मात्रा में कम समय में आसानी से उत्पन्न कर सके या मानव उपयोगी कार्य नीति में परिणित कर सके। उसके लिए आपको पशु फॉर्म का प्रबंधन करना पड़ेगा। तो पशु फॉर्म में प्रबंधन के लिए क्या स्थान होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि पशु फॉर्म कैसे कहते हैं, किसे? अपना बाड़ा जहां पशुओं को रखते हैं, अर्थात वह स्थान जहां परंपरागत पद्धतियों को अपनाते हुए व्यवसायिक दृष्टि से अधिक लाभ देने वाले पशुओं को पालकर पशु उत्पादकता में वृद्धि की कार्यनीति को अपनाया जा सके। पशु उत्पादकता में वृद्धि की कार्यनीति को अपनाया जा सके, पशु फॉर्म कहलाते हैं। इसके लिए नवीन तकनीकियों को अपनाकर पशु उत्पादकता में वृद्धि कर उसकी गुणवत्ताओं को बढ़ाकर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाकर मानव की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है। इस हेतु आपको पशु फॉर्म में विशेष प्रकार का पशु फॉर्म प्रबंधन करवाना पड़ेगा और उस प्रबंधन के लिए आपको सबसे पहले एक विशेष प्रकार की डेयरी प्रबंधन की आवश्यकता रहेगी। और डेयरी प्रबंधन का मतलब है पशुओं द्वारा दूध के उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए पशुओं द्वारा उत्पन्न होने वाला दूध और डेयरी के विभिन्न उत्पाद, दूध है, दही है, घी है, क्रीम है, पनीर है, इनके उत्पादन व गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए काम आने वाले उपकरणों एवं स्थानों को डेयरी फार्म कहते हैं। पशुओं के दूध से उत्पन्न होने वाले उत्पादों की अधिक गुणवत्ता और अधिक उत्पादकता को प्राप्त करने के लिए काम आने वाले स्थान और उपकरणों को सम्मिलित रूप में डेयरी फार्म कहते हैं। सम्मिलित रूप में डेयरी फार्म कह दिया। अब जो डेयरी फार्म बना है उस डेयरी फार्म में आपको जो भी उत्पाद उत्पन्न होते हैं उन उत्पादों को किस प्रकार से क्या करें जिससे आपके डेयरी फार्म का प्रबंधन हो जाए। तो सबसे पहले जो उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं उन डेयरी उत्पादों का उचित भंडारण और परिवहन होना चाहिए। दूध उत्पन्न हुआ, दूध के बाद दूध से क्रीम, शेष जो रहा है उससे प्रोटीन, उससे विशेष प्रकार की पनीर, उससे विशेष प्रकार के अन्य उत्पाद जैसे क्रीम है, जैसे मिल्क है, कर्ड यानी दही है, उनका उत्पादन किस प्रकार से करें, फिर उसका भंडारण कैसे करें और उसके बाद उनका परिवहन कितना आसानी से और कैसे करें, ये बात थी। अगला है पशुओं का स्वास्थ्य और स्वच्छता। और
ये दोनों आप काम साथ में कर लोगे तो आपके लिए एक नई क्रांति आ जाएगी, और उस क्रांति को कहते हैं श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति को उत्पन्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन्नत नस्ल के पशुओं की उत्पत्ति करनी होगी। डेयरी फार्म प्रबंधन में डेयरी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम करना होगा, क्या करना होगा? उन्नत नस्ल के पशुओं की उत्पत्ति कर डेयरी उत्पादों के उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी। दूसरा क्या होगा? पशुओं के आवास को अधिक अनुकूलित, स्वच्छ, पशुओं के आवासों को अधिक अनुकूलित और स्वच्छ बनाकर पशु उत्पादकता को बढ़ावा देना होगा। तीसरा क्या? पशुओं के स्वास्थ्य, आहार विहार और पोषक पदार्थों को, पोषक तत्वों में पोषक पदार्थों की भरपूरता या पोषक तत्वों की पूर्णता रखनी होगी। साथ ही साथ क्या होगा? पशुओं का उत्तम स्वास्थ्य रखने हेतु पशु फार्म में स्वच्छता रखनी होगी। साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य, जैसे टीकाकरण है, विशेष प्रकार की मेडिसिन को देना है, और उनकी उत्पादकता कितनी हो रही है, इनकी उत्पादकता में गुणवत्ता कैसी है, इन सब का विश्लेषण करके और आप इन उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। पशुपालन हेतु प्रशिक्षण देकर, जो पशुओं की पालन पोषण करने वाले लोग हैं उनको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देकर के और आप पशु उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं। उस प्रशिक्षण में आप उनको ये बताएं कि पशुओं का प्रजनन कैसे होता है, पशु मध्यकाल कैसे दर्शाते हैं, पशुओं में हीट पीरियड कैसे आती है, पशुओं में कौन से नर पशु का कौन सी मादा पशु के साथ किस समय कैसे संगम करवाना है जिससे उन्नत नस्ल की पशु उत्पन्न हो सके। फिर उन पशुओं के स्वास्थ्य में उन्नत टीकाकरण और उनकी औषधीय व्यवस्था कैसी रहे। फिर उनके आहार विहार कैसा रहे। इन सारी बातों को समझाकर उनको परीक्षण यानी उनको प्रशिक्षण देकर के और आप पशु फार्म हाउस का प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही साथ पशु फार्म से उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद हैं उनका प्रबंधन आप डेयरी फार्म के अंदर करेंगे। ये सब करने के बाद आप एक उन्नत नस्लों के द्वारा, एक उन्नत पशु फार्म प्रबंधन के द्वारा, आप उन्नत डेयरी प्रबंधन के द्वारा पशुओं से उत्पन्न होने वाले दूध की मात्रा यानी उत्पादकता में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखेंगे, क्रांतिकारी वृद्धि देखेंगे, और ये क्रांतिकारी वृद्धि ही अपनी व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति कहते हैं। तो आज आपने आखिर इतनी मेहनत करके ये श्वेत क्रांति उत्पन्न कर ही दी। मैं आपको यहां पर एक बात और बता दूं, डॉक्टर बी कुरियन नाम का एक आदमी था जिसको मिल्कमैन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मिल्कमैन कहते हैं। साथ ही साथ फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन अर्थात श्वेत क्रांति के जनक या श्वेत क्रांति के पिता में भी इन्हीं को कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? श्वेत क्रांति के जनक या श्वेत क्रांति के पिता में भी कहते हैं। ये सब करने के साथ ही साथ आपने पशुपालन का एक पहला पॉइंट, पशुओं का लालन पालन और पशु प्रबंधन और पशु फार्म प्रबंधन और पशुओं में उन्नत पशु प्रजनन तकनीकियों के साथ साथ व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति को कैसे उत्पन्न करते हैं ये पूरा कर लिया। अब इसी पशुपालन अर्थात एनिमल हस्बेंड्री का अगला पॉइंट है कुक्कुट फार्म प्रबंधन, जिसको पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट भी कहते हैं। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो क्या होता है? मुख्यतः मांस और अंडों की आपूर्ति हेतु कुक्कुट यानी मुर्गियों का पालन पोषण कर मुर्गी पालन के साथ साथ बटर यानी बटेर, बतख और कौन से बटेर है, बतख और क्या है, टर्की, ऑस्ट्रिच, ईयू जैसे पक्षियों का पालन पोषण कर मानव उपयोगी आवश्यकताओं को पूर्ति करना अर्थात मांस और अंडों की आपूर्ति को पूरा करना ही कुक्कुट पालन कहलाता है अर्थात मुर्गी पालन कहता है। अब मुर्गी फार्म प्रबंधन के लिए आपको क्या करना होगा? मुर्गी फार्म प्रबंधन आपको करना है। मुर्गी फार्म प्रबंधन का तरीका क्या है? तो आप कहेंगे सबसे पहले आपको उन्नत नस्ल की पक्षियों का पालन करना होगा। जैसे मुर्गियों में लेग हॉर्न जो किस्म होती है, लेग हॉर्न नस्ल जो होती है वो उन्नत होती है। तो मुर्गी
फार्म प्रबंधन, या यूं कहें कि जो पोल्ट्री हाउस होते हैं, पोल्ट्री फार्म होते हैं, जहां पर मुर्गियों को मांस और अंडों की आपूर्ति हेतु पाला जाता है, उन स्थानों को पोल्ट्री हाउस या मुर्गी या कुक्कुट पालन स्थल कहते हैं। उन स्थलों में आपको किस प्रकार से प्रबंधन करना होगा? तो सबसे पहला पॉइंट है, उन्नत नस्ल की मुर्गियों को पालना होगा। दूसरा क्या होगा? इनके लिए उचित आवास, उचित प्रकाश, उचित भोजन, उचित पोषक तत्वों की और अ, उचित ताप, पक्षियों के बैठने की उचित व्यवस्था, जहां पर वो अपने अंडों को हीट दे करके और नए संततियों को उत्पन्न कर सके, इस हेतु पूर्ण तरह से प्रबंधन करना होगा। तीसरा क्या है? भोजन के लिए कुक्कुट उत्पादकता के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, कुक्कुट उत्पादकता में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपको मुर्गियों को पौष्टिक आहार देना होगा। अगला क्या करना होगा? आपको मुर्गियों में विशेष प्रकार के विषाणु जनित बर्ड फ्लू रोग होते हैं, उन बर्ड फ्लू रोगों से बचाव हेतु उनको टीकाकरण भी करना पड़ता है। मुर्गियों के भी टीके लगते हैं। साथ ही साथ उनमें टाइम पर अंडा उत्पन्न करने के लिए भी विशेष प्रकार की वैक्सीन लगते हैं। वो वैक्सीन जीवाणु जनित रोगों से, जैसे फाउल कोलेरा, मुर्गियों में जीवाणु जनित रोग होते हैं। बर्ड फ्लू विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग है। इस रोग के उपचार हेतु विशेष प्रकार के टीकाकरण करें। जीवाणु जनित रोग होता है, फाउल रोग होता है मुर्गियों के अंदर। कौन सा रोग है? मुर्गियों के अंदर फाउल कोलेरा। कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। इन रोगों से बचाव हेतु विशेष प्रकार के औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब साथ ही साथ स्वास्थ्य के बाद में आपको विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। किसको? इस पोल्ट्री फार्म हाउस में लालन पालन करने वाले व्यक्तियों को। कैसा प्रशिक्षण? कि मुर्गियों को कैसा आवास चाहिए, मुर्गियों को कैसी जगह चाहिए, मुर्गियों को आहार विहार में क्या चाहिए, मुर्गियों के स्वास्थ्य परीक्षण में क्या करना होता है, मुर्गियों में कब वैक्सीन लगाना होता है, इन सारी चीज़ों का प्रशिक्षण दे करके और आप इस कुक्कुट फार्म प्रबंधन को देते हुए खाद्य उत्पादकताओं की आपूर्ति हेतु पोल्ट्री फार्म हाउस में उत्पन्न होने वाले मांस और अंडों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। अब मुर्गियों में मुख्यतः बर्ड फ्लू होता है, वो एक या तो H2N2 या फिर H5N1 नामक एक हीमोग्लूटानिन न्यूरोमोनिडेस, ग्लूटामिन न्यूरोमोनिडेस यानी HN, इसका अलग अलग वेरिएंट है, उसके आधार पर इसका नाम है। इन विषाणुओं के द्वारा होने वाला ये विषाणु जनित रोग है, जो एक प्रकार का, आगे और कुछ बातें बता दूं, ये एक पेंडेमिक डिजीज है। कैसा है? पेंडेमिक रोग है। पेंडेमिक रोग का क्या मतलब है? ऐसा रोग जो एक क्षेत्र विशेष में न रह करके संपूर्ण विश्व में फैलता हो। अब संपूर्ण विश्व में फैलने के साथ साथ ये पक्षियों में, एक मुर्गी में ही नहीं, सभी प्रकार के पक्षियों में भी रोग कारक लक्षण उत्पन्न करते हैं और पक्षियों से ये विषाणु वायरस मनुष्य में फैल जाता है। तो इतना घातक रोग है जो अपने यूं कह सकते हैं कि एक तो 2004 में आया था और फिर 2015 में मुर्गियों से बर्ड फ्लू से स्वाइन फ्लू नामक बीमारी मनुष्यों में आई थी, जो खतरनाक रोग उत्पन्न करती है या खतरनाक घातकता रखती है। अगला आपका है मत्स्यिकी, फिशरीज, अर्थात परिभाषा में बात करूं, मछलियों व अन्य जलीय जीवों को मानवीय आवश्यकताओं व खाद्य आपूर्ति के हेतु अपने प्राकृतिक या कृत्रिम आवासों में पालना मत्स्य पालन या पिसीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन या पिसीकल्चर कहलाता है। अब मछलियों का प्रसंस्करण करते हुए खाद्य आवश्यकताओं की आपूर्ति एवं उत्पादकताओं की पूर्ति हेतु मत्स्यों का पालन एक नियंत्रित परिस्थितियों में कर संवर्धित माध्यम में इनका संवर्धन करते हुए अधिक मात्रा में मछलियों के उत्पाद और उत्पादों को प्राप्त कर मनुष्य की खाद्य आपूर्तियों को पूरा करना ही पिसीकल्चर या फिशरीज कहलाता है। अब इस फिशरीज में एक्वा कल्चर होता है। एक्वा कल्चर का मतलब है जल कृषि होती है, जिसमें जिस प्रकार से आप खेतों में खेती करते हैं वैसी जलीय माध्यमों में भी खेती होती है। जल खेती में मछलियों को उनके प्राकृतिक आवासों में, प्राकृतिक आवासों का मतलब कुछ मछलियां लवणीय जल में रहती है
यानी समुद्रों में रहती, और कुछ मछलियां स्वच्छ जल में भी रहती है। उनको अपने प्राकृतिक आवासों में ही पालकर, बढ़ाकर, बीज डालकर, बढ़ाकर और फिर पाल करके और मनुष्य की मांस और विटामिन ए और डी इनके ऑयल में होता है, उनकी आपूर्ति करने के लिए ये सब काम किया जाता है। और इस काम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए सिंपल और सीधी सी बात है कि जल कृषि करनी पड़ती। और जल कृषि में मछली पालन के साथ साथ झींगा पालन भी होता है, केकड़ा पालन भी होता है, सीपी पालन भी होता है। ये मोती की प्राप्ति के लिए करते हैं। जलीय आर्थ्रोपोडा जीवों को भी पाला जाता है, आर्थ्रोपोडा के जीवों को भी पाला जाता है और उनका संवर्धन कर मत्स्य पालन से मत्स्य उत्पादकों में वृद्धि कर मानव की खाद्य आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है। अब मछली या एक्वा कल्चर में कुछ मछलियां जो है वो अलवणीय जल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, अलवणीय जल में पाई जाने वाली मछलियों का पालन, अर्थात स्वच्छ जल है, अर्थात नदियों का जल है। वो मछलियां कौन कौन सी है? एक तो होती कटला, कटला कटला कटला, दूसरी होती है लेबिया रोहिता, लेबिया, कटला कटला और लेबिया रोहिता। साथ ही साथ कॉमन कार्प, ये सारी विदेशी नस्लें, ये तो भारतीय नस्लें हैं, ये विदेशी नस्लें या संकर नस्लें कह रहा हूं मैं। ये कटला कटला और लेबिया रोहिता सामान्यतः भारतीय नस्लें हैं जिनको खाद्य उत्पादकों की आपूर्ति हेतु मनुष्य द्वारा पाला जाता है और अधिक मात्रा में खाया जाता है। भारतीय नस्लें। अब विदेशी नस्लों में सबसे पहली नस्ल है कॉमन कार्प, अगला है सिल्वर कार्प, अगला है ग्रास कार्प आदि प्रजातियां हैं, वो विदेशी मछलियां हैं। अब आजकल अलवणीय जल में इन भारतीय मछलियों के साथ साथ इन विदेशी मछलियों को भी पालकर मनुष्य की खाद्य आपूर्ति को पूरा किया जाता है। अब अगली लवणीय जल या समुद्री जल में पाली जाने वाली जो मुख्य मछलियां हैं, लवणीय जल, लवणीय जल या समुद्र में मुख्यतः पाली जाने वाली मछलियां हैं, ये वो है हिल्सा, पहली है हिल्सा, दूसरी है सार्डिना, हिल्सा, सार्डिना, बॉम्बे डक, डक, ये समुद्री जल में पाली जाने वाली मछलियां। अब मछली जो है ना वो जंतु प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता, यूं कहीं गरीब की भैंस कौन है? बकरी। वैसे गरीब की प्रोटीन कौन है? मछली। गरीब की प्रोटीन कौन है? मछली। बस जंतु प्रोटीन के रूप में यदि गरीब को भी प्रोटीन लेना है तो मछली आराम से उसको उपलब्ध करवा सकती है, तो गरीब की प्रोटीन भी कहलाती। अब कॉड लिवर ऑयल और कॉड मछली है, कॉड लिवर ऑयल और शार्क का जो लिवर ऑयल है उसमें विटामिन ए प्लस विटामिन डी है, वो प्रचुर मात्रा में होता है। तो मछलियों का तेल पहले तो ये पोषक तत्वों के रूप में गवर्नमेंट मेडिसिन के रूप में भी सप्लाई होता था, अब होता है कि नहीं होता है पता नहीं। अब कंपोजिट पीसी कल्चर क्या होता है? कंपोजिट पीसी कल्चर, कंपोजिट यानी संयुक्त मत्स्य पालन, जिसमें भारतीय मेजर क्रॉप जैसे हिल्सा, भारतीय मेजर क्रॉप में कौन है? हिल्सा है, कटला कटला है, लेबियो रोहिता है, ये भारतीय मेजर क्रॉप है, यानी भारत में मुख्यतः खाद्य उत्पादों की आपूर्ति करने वाली मछलियां हैं। इनके साथ में कुछ विदेशी मछलियों का भी पालन किया जा सकता हो। भारतीय मछलियों के साथ साथ भारतीय मछलियां क्या है? कटला कटला, हिल्सा और लेबियो रोहिता, इन तीनों के साथ इन विदेशी कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रॉस कॉपर का पालन भी किया जाए तो उसको संयुक्त मत्स्य पालन या कंपोजिट पीसी कल्चर कहते हैं। अब अगला पॉइंट है ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति। ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति, मत्स्य पालन व जल कृषि के क्षेत्र में, मत्स्य पालन व जल कृषि के क्षेत्र में नई क्रांतिकारी परिवर्तन अर्थात नई तकनीकी को विकसित करते हुए कंपोजिट पीसी कल्चर के द्वारा मत्स्य उत्पादकता में क्रांतिकारी वृद्धि करना ही नीली क्रांति कहलाता है। कंपोजिट पीसी कल्चर के द्वारा मत्स्य उत्पादन में या मत्स्य उत्पादों
में उन्नत तकनीकियों की सहायता से क्रांतिकारी वृद्धि करके और मत्स्य उत्पादकों में जो अधिक मात्रा में वृद्धि की जाती है उसी को आप क्या कहते हैं, उसी को आप कहते हैं ब्लू रिवोल्यूशन। तो व्हाइट रिवोल्यूशन होगी, ब्लू रिवोल्यूशन होगी। अगला एक सिल्वर रिवोल्यूशन और है। सिल्वर रिवोल्यूशन क्या होती है उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले आप मधुमक्खी पालन पढ़ लें। एपी कल्चर, शहद और मोम की आपूर्ति हेतु, शहद और मोम की आपूर्ति हेतु प्राकृतिक स्थानों के साथ साथ कृत्रिम संसाधनों को या कृत्रिम छत्तों को अपनाकर मधुमक्खियों को पालकर मोम और शहद को मानव उपयोगी हेतु अधिक मात्रा में प्राप्त करना ही मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन या मोना पालन कहलाता है। अब मधुमक्खी का पालन शहद की प्राप्ति और मोम की प्राप्ति हेतु किया जाता है। और मधुमक्खियों की मुख्य जो जाति है वो है मधुमक्खी पालन के लिए एपिस डोमेस्टिका, अगला है एपिस इंडिका, अगला है एपिस मेलिफेरा। ये सबसे उत्तम क्वालिटी या गुणधर्म का शहद उत्पन्न करती है। एक डॉर्सिटा भी है, एपिस डॉर्सिटा। ये मधुमक्खी की जातियां हैं जिनमें मधुमक्खी के सत्ते के अंदर उनका श्रमिक संगठन या यूं कहें फिजियोलॉजिकल संगठन की बात करें तो ड्रोन होते हैं, श्रमिक होते हैं और रानी होती। रानी मक्खी रॉयल जेली का भक्षण करती है और नर ड्रोन के द्वारा निचेषित होकर, नर ड्रोन के द्वारा निचेषित होकर के और द्विगुणित अंडों को उत्पन्न करती है और अनिचेषित अवस्था में जो अंडे निकलते हैं उनसे ड्रोन ही उत्पन्न होते हैं। श्रमिकों का काम रहता है मकरंद के रूप में शहद को इकट्ठा करना और जो ड्रोन होते हैं वो रक्षा करते हैं और ड्रोन नर भी होते हैं जो रानी मक्खी को निचेषित कर और अंडे भी उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ ये रानी मक्खी रॉयल जेली का भक्षण करती हुई केवल अंडे देने का कार्य करती है। अब मधुमक्खी पालन की क्या विधि है कि मधुमक्खियों को वृंदन के साथ पकड़ना चाहिए, वृंदन के समय, रात्रि के समय पकड़ना चाहिए जो अपनी सुप्त अवस्था में रहती है। अब अगला क्या तरीका है, प्राय एक रानी मक्खी को और कुछ श्रमिक मक्खियों को एक ड्रोन के साथ बनाकर छत्तों में छोड़ देना चाहिए। इसके भोजन हेतु 2/3 चीनी के साथ जल मिश्रित कर, 2/3 चीनी के साथ जल मिश्रित कर और प्राकृतिक सत्तों के पास जल स्रोतों को उपलब्ध करवाते हुए रख देना चाहिए। अब मधुमक्खियां जो है वो प्राकृतिक रूप से फसल उत्पादन को, परागण की क्रिया को बढ़ा देती है। तो ये मधुमक्खी पालन का एक और उपयोग है। अगला है रेशम कीट पालन। रेशम प्राप्ति हेतु रेशम कीटों का पालन करना रेशम कीट पालन कहलाता है। इसी क्रिया को चेरी कल्चर कहते हैं। इसी क्रिया को चेरी कल्चर कहते हैं। अब इसके लिए टेकार्डिया लाका, रेशम कीट को पाला जाता है जिसमें अधिक रेशम उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। अब एक यहाँ पर पॉइंट था सिल्वर रिवोल्यूशन। सिल्वर रिवोल्यूशन भी किससे संबंधित है, ये भी इस मत्स्य की या यूं कहें पक्षियों के पालन से ही संबंध है। अंडे उत्पन्न करने वाले पक्षियों की गुणवत्ता और नस्लों में सुधार कर अंडे उत्पत्ति या अंडों के उत्पादन को बढ़ाकर खाद्य आपूर्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना ही सिल्वर रिवोल्यूशन कहलाती है। किसमें सिल्वर रिवोल्यूशन, अंडे उत्पन्न करना। ब्लू रिवोल्यूशन मांस व अंडों का संयुक्त रूप से उत्पादन कर मत्स्य उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर खाद्य उत्पादन को बढ़ाना ब्लू रिवोल्यूशन कहलाती है। तो आपने अभी व्हाइट रिवोल्यूशन पढ़ा है, ब्लू रिवोल्यूशन पढ़ा है और सिल्वर रिवोल्यूशन पढ़ा है। एक दूध क्रांति से संबंधित है, मिल्क क्रांति, और दूसरी
मांस और अंडों में क्रांतिकारी परिवर्तन या उत्पादकता में वृद्धि है। और तीसरा है अंडे उत्पन्न करने वाले पक्षियों की उत्पादकता और गुणवत्ता को उत्पन्न कर उन्नत तकनीकी का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी वृद्धि करना, यानी अंडे उत्पन्न होने में क्रांतिकारी वृद्धि करना ही सिल्वर क्रांति कहलाती है। इस प्रकार से आपका ये पहला जो चैप्टर है, नौवां जो चैप्टर है, इसका जो पहला पॉइंट है वो है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं अर्थात पालतू जानवरों को पालकर मनुष्य की खाद्य आपूर्ति को पूरा करने हेतु जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं या खाद्य उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो कार्य नीतियां अपनाई हैं, इन्हीं को आप सम्मिलित रूप में पशुपालन कहते हैं। अगले चैप्टर में अपन इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन क्या होता है और पादप प्रजनन के द्वारा आप किस प्रकार से खाद्य उत्पादकता की कार्यनीति को बढ़ाएंगे, इसको आप देखेंगे इसी चैप्टर की अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।